Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with third lecture of control system. So previously what all we have read in the previous two lectures, we have read everything about closed loop systems, we have read everything about open loop systems, we have seen several examples of open loop and closed loop systems, we have derived transfer functions for open loop and closed loop system. So today we will see what DC gain is, because it is very important as per numerical point of view. So DC gain क्या, पहले तो DC क्या कि ये इस तरीके की जो वेव फॉर्म्स होती है विच हैज सम फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नोन एज AC वेव फॉर्म. ये होती है AC वेव फॉर्म्स. और DC वेव फॉर्म्स क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज 0, दोज आर DC वेव फॉर्म्स. ठीक है, तो DC के लिए F इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 एंड S इज इक्वल्स टू J ओमेगा, इट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इससे निकालते हैं DC गेन, यानी कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जिसमें S की वैल्यू 0 रखें तो जो भी वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज DC गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं S+2 अपॉन S+3. ठीक है, अगर ये कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और इसका अगर DC गेन निकालना है तो क्या करेंगे, S+2 इसमें रखेंगे S+2 अपॉन S+3 विद S इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, DC गेन क्या होगा, DC गेन इस तरीके से निकालेंगे, तो इससे S इज इक्वल्स टू 0 रखने से क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. तो क्या वैल्यू बची, 2/3, यानी DC गेन की वैल्यू हो गई, DC गेन विल बी इक्वल टू 2/3 फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन. ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है. इन केस अगर कुछ ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस दिए हों जिसमें पोल पे ओरिजिन हो, ओरिजिन पे पोल हो, तो क्या होगा, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं दिया है S+2 अपॉन S+3. ठीक है, ये कोई भी पावर हो सकती है, S की पावर 0, S की पावर 1, S की पावर 2, S की पावर 3, कोई भी पावर हो सकती है. मान लेते हैं हम S की पावर 1 लेकर चल रहे हैं. अगर इसका DC गेन निकालना है तो व्हाट वील डू इज, ट्रांसफर फंक्शन DC गेन विल बी इक्वल टू S+2 S+3 लिमिट S टेंड्स टू 0, और जितने भी नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं ओरिजिन पे उतने नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ S की पावर 1 दिया है तो S की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए. उसके बाद रखेंगे S की वैल्यू 0, फिर से क्या आएगा, ये हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0 और गेन आया 2/3. सिमिलरली अगर S+2 यहाँ पे दिया है S² S+3, अगर ये दिया है, ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है और इसका भी अगर DC गेन निकालना है तो सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 S², क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है. ठीक है, S+2 अपॉन S² S+3. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर से इसके अंदर S की वैल्यू 0 रखेंगे और 2/3 आएगी DC गेन की वैल्यू. ठीक है, तो दिस ऐसे निकालते हैं DC गेन. एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं. गेट के क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ओपन लूप DC गेन ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. पूछा क्या है, ओपन लूप DC गेन, और दिया क्या है, विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन S+4 अपॉन S² 7S+13. यानी दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन इज, यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन इज GS अपॉन 1 प्लस GS HS. ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप सिस्टम का. ठीक है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS. क्योंकि ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, एक तो पहली चीज़ ये कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो प्लस लगा हुआ है. यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अगर है तो HS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो अब क्या बचा, GS अपॉन 1 प्लस GS. ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है S+4 अपॉन S² प्लस 7S+13. ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और निकालना क्या है, ओपन लूप DC गेन निकालना है. ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS HS. ठीक है, और क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन होता है ओपन लूप का, ठीक है, लेकिन HS की वैल्यू यूनिटी अगर है तो क्या हो गया, GS. ठीक है, GS होगा ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम का. तो सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो है क्लोज लूप, और निकालना है DC गेन ओपन लूप का. ठीक है, तो यानी सबसे पहले अगर GS की वैल्यू निकल आए तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन बन के आ रहा होगा या जो भी वैल्यू आ रही है
उसमें s इज इक्वल्स टू 0 से गेन निकाल सकते हैं, डीसी गेन, क्योंकि हमने पहले देखा है कि डीसी गेन के लिए s इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो पहले यहाँ से जीएस की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा जीएस एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 और इधर क्या आएगा s प्लस 4 1 प्लस जी एस। ठीक है, क्या हो जाएगा जीएस एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 माइनस ये s प्लस 4 को जब ये जी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा एस जी एस और प्लस 4 जी एस, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस एस माइनस 4 इज इक्वल टू, जब ये s प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा s प्लस 4 तो RHS में बनेगा s प्लस 4। तो अब GS की वैल्यू क्या आ रही है, इस तरफ लिख लेते हैं, GS की वैल्यू क्या आ रही है, GS विल बी इक्वल टू उधर का s प्लस 4 होल अपॉन, डिनोमिनेटर्स में देखते हैं s स्क्वायर प्लस s के कितने टर्म्स हैं, ये हो गया 7s और ये हो गया माइनस s, तो क्या बचा 6s प्लस 13 माइनस 4 विल बी 9। तो यानी GS की वैल्यू निकल के आई, हमारे पास GS अपॉन 1 प्लस GS दिया हुआ था, यानी क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन दिया था, और हमें चाहिए क्या था, ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ओपन लूप के ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन मांगा है। ठीक है, तो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन GS आ गया। अब GS की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, GS यानी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम आया s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। और अगर हमें डीसी गेन निकालना है, अगर डीसी गेन निकालना है तो क्या करना होगा, जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसमें s इज इक्वल्स टू 0 पे जो भी वैल्यू निकल के आती है वो होता है डीसी गेन। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 4 अपॉन, सब s 0 हो जाएंगे, 4 अपॉन 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 4 अपॉन 9, यानी ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस डीसी गेन पे आते हैं गेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखते हैं टाइम कांस्टेंट। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम कांस्टेंट क्या है, मान लेते हैं कि किसी रूम के अंदर 22 डिग्री का टेम्परेचर किसी एयर कंडीशनर में सेट कर दिया, या फिर फ़ैन है, फ़ैन के अंदर हमने 5 पे नॉब सेट कर दिया, तो वो समय जो फ़ैन या एयर कंडीशनर लेगा अपना रिस्पेक्टिव टेम्परेचर या स्पीड के लिए, स्पीड पे पहुंचने के लिए, यानी 5 की स्पीड पे पहुंचने के लिए, या 22 डिग्री जो हमने सेट किया है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जितना समय लेगा, ये समय कहलाता है टाइम कांस्टेंट। यानी टाइम कांस्टेंट डिफाइन करता है स्पीड ऑफ द सिस्टम, कितनी स्पीड से वो सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है या अपनी डिजायर्ड वैल्यू या अपनी रेफरेंस वैल्यू को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, इट मतलब ऑन सिस्टम, हाउ मच टाइम द सिस्टम टेक्स टू रीच 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ये है इसका डेफिनेशन। हाउ मच टाइम अ सिस्टम टेक्स टू अचीव 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। और मैथमेटिकली टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू -1 अपॉन नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल, ये है इसका फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना है, -1 अपॉन नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल। जैसे एक एग्जाम्पल है s+1 अपॉन s+3, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है अगर टाउ, तो क्या करेंगे, -1 अपॉन नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल, पोल दिया है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, -3, कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू निकल के आई 1/3, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया 1/3। ऐसे टाइम कांस्टेंट हम तब निकालते हैं जब पोल 0 फॉर्म में दिया हो, यानी s+a अपॉन s+b। अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, हमने पहले भी एक दिन बात की है इसके पहले लेक्चर में कि ट्रांसफर फंक्शंस कौन कौन से फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक होता है ये पोल 0 फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब 1 + s टाउ फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको 1 + s टाउ फॉर्म में करके देखें, तो 1 कॉमन ले लेंगे, 1 + s अपॉन 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 + 3/s, सॉरी 1 अपॉन s 1, सॉरी हाँ 1 वाला पार्ट कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया है, तो 1 + s/1 और 1 + s/3। ठीक है, मैं फिर से क्लियर लिख दे रही हूँ, 1 + s/1 और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन लिया है और आएगा 1 + s/3। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ गई, s टाउ होता है तो टाउ की वैल्यू यहाँ से भी निकल के आई 1/3। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से टाइम कांस्टेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है डोमिनेंट पोल। डोमिनेंट पोल का क्या है, खुद से सुन के समझ में आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम में कई सारे नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं तो वो पोल जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा, या वो पोल जिसकी इंपॉर्टेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, या वो पोल जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, नियरेस्ट के टर्म्स में तो हम अभी देखेंगे, या जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोल है, जिसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है सिस्टम में, वो वाले पोल को हम कहते हैं डोमिनेंट पोल। ठीक है, तो जैसे ये एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 1/s+2 और s+12। ठीक है, तो s+2 और s+12 दोनों पोल्स को j ओमेगा एक्सिस पे अगर डिफाइन करें तो -2 ये हो गया और ये हो गया -12। तो इसमें जो -2 वाला पोल है ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट पोल, और ये जो -12 वाला पोल है ये हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, और ये जो सिग्निफिकेंट पोल है, इस सिग्निफिकेंट पोल को ही हम कहते हैं डोमिनेंट पोल। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो -2 है और -12 है, तो -12 वाला इनसिग्निफिकेंट है और -2 वाला सिग्निफिकेंट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये तो एस डोमेन में दिया है, ठीक है, अगर इसका इन्वर्स लाप्लास करके इसको टाइम डोमेन में लेकर जाएं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन s+2 प्लस b अपॉन s+12। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इनको मैंने a और b की वैल्यूज़ पहले देख रखी हैं, आप भी इसे सॉल्व करके देखेंगे। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 1/10, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, s+2, और जो b की वैल्यू है वो आएगी -1/10, इसलिए मैं इधर माइनस लिख रही हूँ, -1/10 s+12। ठीक है, तो ये 1/10 ऐसे ही रहने देंगे, 1/10, और ये पता है आप लोग को इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/s+a को हम क्या लिख सकते हैं टी डोमेन में, e⁻−at। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 होल अपॉन e⁻−2t, और ये हो जाएगा 1/10 e⁻−2t, और ये हो जाएगा 1/10 e⁻−12t। तो जब इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे, e⁻−2t को और e⁻−12t को कंपेयर करेंगे, तो ये देखेंगे कि या कैलकुलेटर से खुद से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो ये देखेंगे कि या पाएंगे e⁻−2 की वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है e⁻−12t के, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इतना स्मॉल है e⁻−2t के आगे, इसलिए हम ये वाले पोल को इनसिग्निफिकेंट पोल या फिर इनडोमिनेंट नहीं इनसिग्निफिकेंट पोल मानते हैं, और ये वाला जो पोल है इसको हम सिग्निफिकेंट पोल या डोमिनेंट पोल मानते हैं। ठीक है, अगर अब ऐसा अगर आ जाए कि -2 और -12, ये दोनों में तो डिफरेंस है, अगर दो पोल्स कोई आ जाए -2 और -3, ठीक है, तो हमें अगर जज करना है कि कौन सा सिग्निफिकेंट और कौन सा इनसिग्निफिकेंट पोल है, -2 दिया है और -3 दिया है, तो क्या -3 को इनसिग्निफिकेंट कर देंगे? ये पता लगाने के लिए हमें ये एक टर्म याद रखना है कि अगर इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट पोल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तभी हम उस पोल को इनसिग्निफिकेंट मानेंगे या डोमिनेट या हटा देंगे उसे। ठीक है, तो जैसे मान के देखते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें दो पोल्स हैं, इनसिग्निफिकेंट वाला कौन सा है 12 है, और सिग्निफिकेंट वाला कौन सा है 2 है। 12/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 2 6 12 है, 6 5 से बड़ी है। ठीक है, तो इस वाले केस में ये 12 को हम इनसिग्निफिकेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर दो पोल्स दिए हुए हैं, एक दिया है -2 और एक दिया है -3, तो इनसिग्निफिकेंट और अनसिग्निफिकेंट करेंगे तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, 1.5, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं है। ठीक है, तो यानी 3 और 2 में 3 को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी वो भी सिग्निफिकेंट पोल है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट पोल्स अगर आएँ और हमें जज करना है कि कौन सा पोल सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 5 है तो ही वो इनसिग्निफिकेंट पोल है, अदरवाइज हम उसको भी सिग्निफिकेंट मान के कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू रिमूव इनसिग्निफिकेंट पोल, और इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव करके हम एक नया ट्रांसफर फंक्शन कैसे पाएंगे। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यही एग्जाम्पल है 1/s+2 s+12, वही जो प्रीवियस केस में कंसिडर कर रहे थे। पहली चीज़ तो जो याद रखनी है वो ये है कि डीसी गेन इंटैक्ट रहेगा, यानी जब हमने इनसिग्निफिकेंट पोल रिमूव कर दिया है और जब इनसिग्निफिकेंट पोल एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों ही केसेस में जो ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है वो दोनों केसेस में जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका
डीसी गेन सेम है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है डीसी गेन शुड बी सेम। ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट को करके देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो ठीक है करके देख रहे हैं। 12/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, ये मिला कि हाँ है, 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई एग्जिस्ट। दूसरा क्या है, कैलकुलेट डीसी गेन बाय पुटिंग एस इज इक्वल्स टू 0 फॉर इनसिग्निफिकेंट पोल एंड इग्नोरिंग सिग्निफिकेंट पोल, ठीक है, तो इन दोनों में जो इनसिग्निफिकेंट वाला पार्ट है उसमें एस इज इक्वल्स टू 0 को पुट करेंगे और s+2 को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि क्या कर रहे हैं, डीसी गेन निकाल रहे हैं, डीसी गेन के अंदर इनसिग्निफिकेंट पोल को 1 अपॉन है, 1 अपॉन इनसिग्निफिकेंट पोल यानी s+12 में s की वैल्यू को 0 कर रहे हैं और जो सिग्निफिकेंट पोल है उसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, यानी s+2 को छोड़ दिया है। अब डीसी गेन की क्या वैल्यू निकल के आएगी, s के वैल्यू 0 रखें तो क्या आएगा 1/12, यानी डीसी गेन आया 1/12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन कंसिडरिंग डोमिनेंट पोल। अब हम s+2 यानी डोमिनेंट पोल यानी सिग्निफिकेंट पोल को कंसिडर करेंगे और क्या ट्रांसफर फंक्शन होगा, डीसी गेन जो हमने पहले निकाला है अपॉन डोमिनेंट पोल। डीसी गेन हमने पहले क्या निकाला है 1/12, ठीक है, 1/12 निकल के आया अपॉन डोमिनेंट पोल और डोमिनेंट पोल है s+2, ठीक है, तो ये आया नया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ पोल्स भी दिए हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट पोल देखेंगे, उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डीसी गेन कैलकुलेट करेंगे। डीसी गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस की वैल्यू 0 रखेंगे इनसिग्निफिकेंट पार्ट में और जो सिग्निफिकेंट वाला जो पार्ट है उसे छोड़ देंगे, यानी जो डोमिनेंट पोल का पार्ट है उसे छोड़ देंगे और इनसिग्निफिकेंट वाले पार्ट में एस की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ किया और उससे हमने डीसी गेन की वैल्यू निकाली, डीसी गेन की वैल्यू आई 1/12। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आएगा जिसमें हमारा पर्पस ये था कि हमें इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव करना था, अब जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसमें डीसी गेन जो पहले निकाला है अपॉन डोमिनेंट पोल, तो क्योंकि पहले डोमिनेंट पोल को छोड़ दिया था तो अब डोमिनेंट पोल को कंसिडर करेंगे और ऐसे निकल के आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन जिसके अंदर इनसिग्निफिकेंट पोल की मौजूदगी नहीं है, ठीक है। अब इसको लेकर एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, 2007 में आया है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ प्लांट इज ट्रांसफर फंक्शन 5/s+5 s² + s+1, द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ टीएस यूजिंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने पीछे क्या स्टेप पढ़ा है, पीछे स्टेप को देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि चेक करेंगे इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट देखने के लिए 5/s+5 और दूसरा क्या है s² + s+1, ठीक है, इसका पोल निकालते हैं, -b, पोल की वैल्यू क्या आएगी -b, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस √b² - 4ac, 4ac की वैल्यू 1 है अपॉन 2a, ठीक है, तो यानी रियल पार्ट जो है वो क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये -1/2 वाला जो पार्ट है वो -5 वाले पार्ट से कम है, ठीक है। तो अब इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इनसिग्निफिकेंट पार्ट क्या है 5 और ये वाला पार्ट क्या है 1/2, ठीक है, तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए हम इस केस में क्या कर सकते हैं, ये जो 5 वाला पोल है इसको हम मानेंगे कि ये है इनसिग्निफिकेंट पार्ट, ठीक है, यानी ये पोल हो गया इनसिग्निफिकेंट और ये वाला जो पोल हो गया ये हो गया सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब पीछे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है या इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव करना है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, कैलकुलेट डीसी गेन बाय पुटिंग s इज इक्वल्स टू 0 फॉर इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट वाले को एज इट इज रखना है। तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सॉरी डीसी गेन की वैल्यू क्या है, डीसी गेन नया कैसे निकाल रहे हैं, 5 अपॉन ये वाले पोल को 0 रख रहे हैं, s+5 की वैल्यू s इज इक्वल्स टू 0 है और ये वाला पार्ट एज इट इज लीव कर दे रहे हैं, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1 आई वैल्यू डीसी गेन की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पीछे देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ट्रांसफर फंक्शन निकलता है डीसी गेन अपॉन डोमिनेंट पोल, डीसी गेन अपॉन डोमिनेंट पोल, डीसी गेन आया है 1
और डोमिनेंट पोल क्या है, नेक्स्ट नया ट्रांसफर फंक्शन डीसी गेन आया 1 यहाँ से, और डोमिनेंट पोल कौन सा है, ये वाला एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 वाला, तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। तो नया ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं डोमिनेंट पोल के क्वेश्चंस, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी गेट का क्वेश्चन है 2015, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है जीएस की वैल्यू 20 अपॉन एस प्लस 0.1 एस प्लस 2 एस प्लस 100। क्वेश्चन में दिया क्या है, अ प्लांट हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये करना क्या है, द अप्रोक्सीमेट मॉडल बाय रिटेनिंग ओनली 1 पोल, ठीक है। एक पोल को, सिर्फ एक पोल को रिटेन करना है, विच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है। एक पोल को सिर्फ रिटेन करना है, तीनों के साथ करके देख लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट अपॉन सिग्निफिकेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इन दोनों के साथ करके देखते हैं 2 अपॉन 0.1, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी s प्लस 2 वाला हुआ इनसिग्निफिकेंट पोल और ये वाला हुआ सिग्निफिकेंट पोल। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच में करके देख लेते हैं, 100 अपॉन 0.1 क्या आया 1000, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ये वाला भी हो गया इनसिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट ये भी हो गया, यानी इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट पोल है, क्योंकि हमें एक कंसिडर करना है, एक ही इसमें लिखा हुआ है रिटेनिंग ओनली 1 पोल, तो एक है s प्लस 0.1 वाला पोल जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी ये दोनों हैं इनसिग्निफिकेंट पोल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डीसी गेन निकालना है, ठीक है। और डीसी गेन पीछे क्या पढ़ा है हमने कि डीसी गेन कैसे निकालते हैं, 20 अपॉन जो सिग्निफिकेंट वाला पार्ट है उसे छोड़ देंगे, और इनसिग्निफिकेंट वाले पार्ट में s प्लस 2 और s प्लस 100, और इन दोनों में ही s की वैल्यू रखेंगे 0, तो क्या आएगा डीसी गेन 20 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 अपॉन 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5, ये क्या आया डीसी गेन, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, 20 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 100, तो 20 अपॉन ये कैंसिल 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 इंटू 100 यानी 200, ठीक है। 20 अपॉन 200 यही निकाला है वैसे हमने, 1/10, ठीक है, 1/10 आ रही है वैल्यू, तो 1/10 आ गई डीसी गेन की वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसमें डीसी गेन यानी 1/10 अपॉन कौन सा वाला पोल, सिग्निफिकेंट पोल, यानी s प्लस 0.1, ये आया नया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। डीसी गेन चेक कर लीजिएगा यहाँ से कि 1/10 आ रहा है कि नहीं, ट्रांसफर फंक्शन आ गया डीसी गेन अपॉन जो भी सिग्निफिकेंट पोल था। तो अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रांसफर फंक्शन में से सभी इनसिग्निफिकेंट पोल निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये हैं मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस जो गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या है, हम किसी भी कमरे में हैं, हम किसी भी कमरे के अंदर एंटर करते हैं और कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, ऐसी ठंड जो हमारा बॉडी बेयर नहीं कर सकता है, या हमें ठंड लग रही है, तो हमारा बॉडी कैसा रिएक्ट करता है कि हम घुसे कमरे के अंदर, ठंड बहुत ज़्यादा है, हम तुरंत कमरे से बाहर चले गए, ठीक है, या फिर हमने कुछ और कोई ब्लैंकेट ले लिया, अगर हम घर में हैं हमने कोई ब्लैंकेट ले लिया, इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव है, ठीक है। तो यही सेंसिटिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यानी x में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज हमें y में दिखता है, यानी y जो है वो x से सेंसिटिव है, x को में चेंज करने से y में भी चेंज दिखता है। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है g अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन की स्टडी करते हैं, सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से दिखते हैं, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ फंक्शन ऑफ g एंड h, दिख रहा है आपको कि ये वाला ट्रांसफर फंक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले g पैरामीटर पे और ये वाले h पैरामीटर पे, यानी g और h में चेंज करने से जो प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन जिसको हम कहते हैं कि वो बिहेवियर ऑफ सिस्टम बताता है, बिहेवियर ऑफ सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज फंक्शन ऑफ g एंड h। अब पढ़ते हैं सेंसिटिविटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू g, इसको कैसे निकालते हैं, del t अपॉन यानी पार्शियल चेंज इन t अपॉन
चेंज ऑफ जी विद, ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में चेंज और जी के रिस्पेक्ट में चेंज, इस तरीके से निकालते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। तो देखिए g अपॉन 1 प्लस जी एच अगर दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल जी इंटू जी बाई टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर हमें कभी भी सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी निकालनी है तो हम डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई टी कर सकते हैं। डेल टी बाई डेल जी क्या है, टी क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है जी अपॉन जी प्लस एच, तो अलग से कहीं निकाल लेते हैं। डेल टी अपॉन डेल जी क्या होगा, डेल जी अपॉन 1 प्लस जी एच अपॉन डेल जी, ठीक है। अब देखिए क्या हो, ये तो सबको पता है डिफ्रेंसिएशन, 1 प्लस जी एच इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, जी कांस्टेंट ले लेंगे और 1 प्लस जी एच का क्या हो जाएगा, एच होल अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस जी एच माइनस जी एच होल अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जी एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पार्ट आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर इंटू जी बाई टी है, तो जी तो हो गया ये, और टी क्या दिया हुआ है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ये 1 प्लस जी एच और ये एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जी और ये जी कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो टर्म निकल के आया सेंसिटिविटी फॉर क्लोज लूप सिस्टम जो है एस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, वो क्या निकल के आई, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस जी एच, जिसपे हम बहुत न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एच, सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एच, तो लिख लेते हैं जी अपॉन ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, टी क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन या टी, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। अब पूछा है टी विद रिस्पेक्ट टू एच, निकाल लेते हैं ये भी, डेल टी अपॉन डेल टी अपॉन टी, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, डेल एच अपॉन एच, ठीक है, तो यानी डेल टी अपॉन डेल एच इंटू एच बाई टी, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल एच अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 प्लस जी एच, इसके टर्म्स में तो 0 हो जाएगा, माइनस जी इंटू जी होल अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये वाला पार्ट कितना आया, डेल टी अपॉन डेल एच आया इंटू एच बाई टी, यानी इंटू एच अपॉन टी, और टी क्या है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आया, माइनस जी, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस जी अपॉन 1 प्लस जी एच, तो ये आई सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ, ये दोनों ही आए हैं क्लोज लूप सिस्टम के लिए, पिछला वाला जो पार्ट आया है सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ये है सेंसिटिविटी ऑफ जी टी विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू जी की वैल्यू आई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच, और जो नेक्स्ट वाला टर्म है टी विद रिस्पेक्ट टू एच माइनस जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम अगर देखना है तो एक ये हो गया इनपुट, ठीक है, और ये हो गया जी, ओपन सिस्टम है सॉरी ये, और ये हो गया आउटपुट। अगर इसके अंदर सेंसिटिविटी देखनी है सिस्टम की तो क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, ट्रांसफर फंक्शन फिर से वही होगा, डेल टी अपॉन टी होल अपॉन डेल जी बाई जी। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इसका है जी, ठीक है। ओपन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई टी। डेल टी बाई डेल जी क्या है, देखिए टी बाई जी अगर करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 इंटू जी अपॉन टी भी जी दिया हुआ है, ये भी जी, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसके साथ ही एक तो ये, और हाँ एक चीज़ और जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि t विद रिस्पेक्ट टू h प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं है तो इसमें t विद रिस्पेक्ट टू h प्रेजेंट नहीं है।
अब सेंसिटिविटी क्लोज लूप सिस्टम की बेहतर होती है या ओपन लूप सिस्टम की बेहतर होती है, या सेंसिटिविटी से आप खुद भी एनालाइज करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिविटी ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम से जो एक पार्ट डिराइव होकर आता है कि जो ज़्यादा बेहतर सेंसिटिव है, जो ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, या जो कम सेंसिटिव सिस्टम है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन दोनों से आप एक बार एनालाइज करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।